2.3.7 हाउ कैन बी ओवन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम वायु के मिश्रण से अलग अलग गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तथ्य दिया गया है और इस डायग्राम के द्वारा इसमें बताया गया है किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ लिखा गया है सबसे पहले तो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, अर्थात वायु जो है एक समांगी मिश्रण है। ठीक, और एक ही अंग से मिलकर बना है, अर्थात उसमें से हम ये नहीं ढूंढ सकते कि ये नाइट्रोजन का पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये आर्गन का है, ये हीलियम का, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। ये सभी पार्ट्स एक जैसे हमें मतलब एक सामान्य मिश्रण की भांति दिखाई देते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अर्थात इन्हें हम केवल और केवल इनके घटकों को प्रभाजी आशवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। द फॉलो डायग्राम, अर्थात हमें डायग्राम को फॉलो करना है, इसके बाद ही हम यहाँ पर इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं डायग्राम को फॉलो करते हुए। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर एक लगा हुआ है फिल्टर। ये फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर की सहायता से यहाँ पर वायु को अंदर भेजा जाता है। तो जो भी वायु यहाँ पर जाएगी फिल्टर होने के बाद ही जाएगी, धूल वगैरह के कण यही शेष रह जाएंगे। ये एयर इन से तात्पर्य है वायु अंदर की ओर जा रही है, वायु जा रही है पंपिंग चैम्बर में, यहाँ पर जिसका पंप किया जाता है। ठीक ना, अर्थात यहाँ पर जो पिस्टन लगे इनकी सहायता से वायु को प्रेशर किया जाता है, अर्थात वायु को यहाँ पर दबाया जाता है, अर्थात वायु को इन पंप की सहायता से इनके ऊपर दाब लगाया जाता है। इसके बाद जैसे ही वायु के ऊपर दाब लगाया जाता है, दाब लगने के बाद वायु ऊपर की ओर चलती है। चूंकि वायु गर्म है, पंप से हॉट एयर यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है पंप की सहायता से गर्म वायु एक शीतलक टैंक में प्रवेश करती है। ठीक है ना, इसे हम कूलिंग टैंक भी बोल सकते हैं। इसका नाम आप कूलिंग टैंक के नाम से भी जान सकते हैं, कूलिंग टैंक भी आप इसे लिख सकते हैं, कूलिंग टैंक इसे आप नाम दे सकते हैं। ये कूलिंग टैंक में जैसे ही वायु एयर प्रवेश करती है, कूलिंग टैंक में एयर प्रवेश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये येलो साइन बना हुआ है, इसका मतलब है ये तापमान ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर तापमान कम हो गया है, तो जो वायु का तापमान कम हो गया उस वायु को आगे की ओर इस चैम्बर से निकाल कर वहाँ पर कोल्ड कंप्रेस्ड हो जाती है, अर्थात कोल्ड मीन्स ठंडी हो जाती है, कंप्रेस्ड दबी हुई वायु और ठंडी वायु आगे की ओर चलती है। यहाँ पर लगा है एक सेपरेटर, अर्थात पृथक्करण एक पात्र लगा हुआ है, जिसकी सहायता से यहाँ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटर के द्वारा अलग हो जाता है। ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अलग होती है तो इसके पश्चात अन्य गैसें होती हैं वो सीधी आगे की ओर जाती हैं, जिसे कहते हैं हम वास्तव में एक्सपेंशन जेट या फैलाव जेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये इन्हें फैलने के लिए मौका मिलता है इस नली के बाद, फिर ये फैल जाती है, गैस जैसी फैलती है ठंडी गैस, और यहाँ से ये जो एयर आ रही है वो वास्तव में कोल्ड है, ठंडी है, और वो जैसे ही बाहर निकलेगी वो द्रवित रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पर आपने देखा होगा यह लिखा है लिक्विड एयर, वो द्रवित रूप में बाहर निकलती है एयर। जो द्रवित रूप में से जो गैस बाहर निकल रही हैं वो लिक्विड हो चुकी है, और वहाँ पर से लिक्विड में से नाइट्रोजन को अलग कर दिया था, आर्गन को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिक्विड जो गैस बचेगी वो सिर्फ बचेगी लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर बचेगी। और यहाँ पर ये वाला चैम्बर जो आपको नजर आ रहा है, ये चैम्बर वास्तव में ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, अर्थात प्रभाजी आसवन चैम्बर है। यहाँ से इसे अलग करके लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त की जाती है, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, इसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, मैं आपको एक बार इसके पढ़कर बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना। देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखा है एयर। एयर जो होती है वास्तव में फिल्टर पेपर की सहायता से एक कंप्रेस चैम्बर में जाती है, जिनका है कंप्रेस एंड कूल वाई इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, प्रेशराइज मतलब कि यहाँ पर दाब का मान बढ़ाया जाता है। पिस्टन में यहाँ पर ये पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है इस टैंक में, और दाब लगाने से जो गैस के कण होते हैं वो वास्तव में कंप्रेस्ड हो जाते हैं, अर्थात वह दब जाते हैं। दबकर जैसे ही दबते हैं तो गैस दब जाती है, और दबने के बाद वह आगे की ओर चलती है। जैसे ही आगे की ओर चलती है वहाँ पर किया जाता है उनका टेम्परेचर डाउन, उनका टेम्परेचर कम किया जाता है, अर्थात गैसों को ठंडा किया जाता है। इसके बाद बनती है लिक्विड एयर। यहाँ पर आपने देखा है ये लिक्विड एयर है, और लिक्विड एयर के लिए मैंने अभी आपको टैंक बताया था, उसमें भी आप देख पाएंगे।
यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये है लिक्विड एयर, यहाँ पर ये लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि ये द्रवित अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। ठीक, आगे देखते हैं हम। जैसे ही लिक्विड एयर कन्वर्ट हो, एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, अलाउ टू वार्म अप टू स्लोली, ठीक, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, अर्थात जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें धीरे धीरे उन गैसों को गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात गैसें अपने निम्न क्वथनांक पर या उच्च क्वथनांक पर उबलना प्रारंभ करती हैं। बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग अलग होता है। जो गैस गेट सेपरेटेड इज डिफरेंट हाइट, अर्थात अलग अलग तापमान की ऊंचाई पर वो गैसें अलग अलग होती हैं। देखिए यहाँ दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट -183 ठीक डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस, -186 पर आर्गन गैस और -196 पर नाइट्रोजन गैस अलग अलग रूप में अलग हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पर ये बताया गया है और इनका परसेंटेज वॉल्यूम जो रहता है आप देख पा रहे होंगे, जैसे 20.9 है और हम मानते हैं कि ऑक्सीजन जो O2 है वो वातावरण में 21.21% पाई जाती है, आर्गन 0.9 पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ये हमें पता है। ठीक, ये नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है वातावरण में या एटमॉस्फेयर में या इन एयर में, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट यही था, इसमें भाग यही था कि वायु को वास्तव में कंप्रेस चैम्बर में ले जाया जाता है और कंप्रेस चैम्बर में ले जाकर उन्हें कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। दबाने के पश्चात साथ साथ में उनका टेम्परेचर डाउन किया जाता है, डिक्रीज, ठीक ना, टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, जिसके बाद बन जाती है लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को भेजा जाता है फिर डिस्टिलेशन चैम्बर में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि ये यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा वो डिस्टिलेशन चैम्बर है। ठीक, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर है। यहाँ थोड़ा हल्का हल्का इन्हें गर्म किया जाता है, जिसके कारण सबसे पहले जल्दी जो गर्म हो जाती है नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद आर्गन है, इसके बाद ही जहाँ देख पा रहे हैं इसके बाद ही लिक्विड अवस्था में जो बचती है वो है ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर रिलीज होती है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ वास्तव में है क्या। इफ यू वेंट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अर्थात यदि आप गैस फॉर्म के ऑक्सीजन को गैस फॉर्म से प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक ना, या एयर फॉर्म से प्राप्त करना चाहते हैं, वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करना चाहते हैं, वी हैव टू सेपरेटेड आउट ऑल द अदर गैस प्रेजेंट इन एयर। इसी समय वास्तव में देखा जाए तो इस गैस के अंदर अन्य गैसें भी सम्मिलित होती हैं। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अर्थात जो गैस होती है वायु है, वायु के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है, इंक्रीज प्रेशर, अर्थात उनके ऊपर दाब लगाया जाता है, एंड देन कोल्डेड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, और देन जो वास्तव में इनके ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसे डिक्रीज किया जाता है, अर्थात उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। इसके बाद वो कोल्ड हो जाती है, कूल्डेड हो जाती हैं, ठीक ना, टू गेट लिक्विड एयर। इसके बाद हमें जो लिक्विड एयर प्राप्त होती है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली, अर्थात इन्हें धीरे धीरे गर्म किया जाता है इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में इन्हें वास्तव में फिर धीरे धीरे से बॉयल किया जाता है, वेयर गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात जो गैसें होती हैं अलग अलग रूप से सेपरेट हो जाती हैं, वो उनके वास्तव में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है या उनके क्वथनांक बिंदु के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अलग होती हैं। जबकि इनके बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उस सारणी से भी आप बॉइलिंग पॉइंट को नोट कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, आर्गन का ये यहाँ पर दिया गया है और नाइट्रोजन का यहाँ पर दिया गया है, जो कि 196 है माइनस में। इस प्रकार से हम इसे गैसों को अलग करने की विधि को समझ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।